हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे लाइव चलता है। तो 5 बजे सुबह आप हमसे लाइव जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है यानी यहाँ पे जरूरी है। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, बी ऑप्शन है वातपुत्सर्जन की क्रिया, सी ऑप्शन है श्वसन की क्रिया, डी ऑप्शन है यहाँ पे चलन की क्रिया। तो कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो जो श्वसन की क्रिया है ये सभी जीवों के लिए यहाँ पे अनिवार्य है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो श्वसन की क्रिया होता है वो पेड़ पौधे भी करते हैं और यहाँ पे जीव जंतु भी करते हैं। तो श्वसन की क्रिया में यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का प्रयोग होता है और कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। ये केवल श्वसन में होता है और ये श्वसन पेड़ पौधे भी करते हैं और पेड़ पौधे भी यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं श्वसन में और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। लेकिन जब पेड़ पौधे यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है यहाँ पे कि पेड़ पौधे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे बाहर निकालते हैं। तो ये दोनों प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसे आप लोगों को बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा और यहाँ पे आपको याद भी रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन है यहाँ पे महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे उत्तराखंड राज्य से हुआ था और किस जिले से हुआ था, तो गढ़वाल जिले से हुआ था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये पेड़ों से संबंधित है, पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न की वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है चालक पदार्थ, बी ऑप्शन है विद्युत रोधी पदार्थ, सी ऑप्शन है बोल्ट, डी ऑप्शन है यहाँ पे ओम। तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या बोला जाता है, तो इसे हम लोग चालक पदार्थ बोलते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा पदार्थ होता है, तो जो चांदी होता है वो क्या होता है, यहाँ पे विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, यानी सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो चांदी होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और विद्युत रोधी पदार्थ किसे बोलते हैं, तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे विद्युत रोधी पदार्थ बोलते हैं। जैसे यहाँ पे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, इससे लकड़ी हो गया, सूखी लकड़ी हो गया, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे विद्युत रोधी पदार्थ बोलते हैं। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये देखिए संस्कृत का है। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न की शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्यों का महान शत्रु कौन है। काफी ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न कि शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्यों का महान शत्रु कौन सा है। ए ऑप्शन है दया, बी ऑप्शन है लोभ, सी ऑप्शन है काम, डी ऑप्शन है यहाँ पे आलस। तो शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्यों का महान शत्रु कौन सा है, तो ये आलस है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, यदि 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 0 हो तो a का मान यहाँ पे ज्ञात करें। a यानी जो यहाँ पे कोण दिया है इसका यहाँ पे आपको मान निकाल देना है। तो ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए इसको कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रश्न जो दिया है उसको यहाँ पे हम उतार देंगे, उसके बाद यहाँ पे a का मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए जो प्रश्न था यहाँ पे हम लिख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो -1 है सबसे पहले इसको बराबर के इधर भेजना है। तो इधर बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर a और इधर देखिए -1 के बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे +1। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी इधर हो गया हमारा साइन स्क्वायर a बराबर यहाँ पे हो गया 1 बटा यहाँ पे 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर को जब हम बराबर के उधर भेजेंगे तो यह क्या आ जाता है, इधर रूट आ जाता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा √1 बटा यहाँ पे 2। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन ए
एक का वर्गमूल तो निकल जाता है, एक का वर्गमूल क्या होता है, एक होता है, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो इसमें रूट यहाँ पे रह जाएगा, यानी 1 बटा यहाँ पे √2 हो जाएगा। अब ये देखना है आपको कि साइन कितने डिग्री में यहाँ पे कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो हमको पता है कि साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, तो यहाँ पे बस लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा साइन ए, और इसको कैसे लिखेंगे हम, साइन यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, तो इसके जगह पे हम ये लिख देंगे, यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा, ए का मान यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 45 डिग्री, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण था ये प्रश्न, और काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो रक्षी कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं आपको बताना है। ए ऑप्शन है पत्ती में, बी ऑप्शन है जड़ में, सी ऑप्शन है फूलों में, डी ऑप्शन है यहाँ पे फलों में। तो यहाँ पे पता करना है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो रक्षी कोशिकाएं यहाँ पे पत्तियों में पाई जाती हैं, और जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो किस कलर की दिखाई देती हैं, हरा रंग की दिखाई देती हैं। तो ये हरा रंग के किसके कारण से दिखाई देती हैं, तो ये हरित लवक के कारण यहाँ पे क्या दिखाई देती हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। यहाँ पे बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। ए ऑप्शन है हाथ का पंजा, बी ऑप्शन है कमल, सी ऑप्शन है यहाँ पे हाथी, डी ऑप्शन है यहाँ पे साइकिल। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथ का पंजा छाप है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी थे। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे देखिए जो कमल का फूल है ये किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, तो जो भारतीय जनता पार्टी है यानी जो BJP है इसके यहाँ पे चुनाव चिन्ह क्या है, यहाँ पे कमल का फूल। और यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, तो यहाँ पे हाथ का पंजा छाप। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 8 नंबर प्रश्न की 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो यहाँ पे थीटा का मान ज्ञात करें। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इसका यहाँ पे थीटा का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 cos 3 थीटा जो प्रश्न दिया है उसको सबसे पहले हम लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, बराबर के उधर भेजेंगे। तो ये भाग करेगा, भाग यानी ये बट्टा के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस यहाँ पे 3 थीटा बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये 2 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। अब आपको क्या करना है, इस थीटे का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ से कॉस हटना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कॉस कितने डिग्री का मान यहाँ पे 1/, यहाँ पे 2 होता है। तो यहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हमको पता है cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पे 1/2 होता है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, cos 60 लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे cos 3 थीटा बराबर यहाँ पे लिख देंगे cos 60 डिग्री। कितना लिख देंगे, cos 60 डिग्री। क्यों लिखेंगे कि cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे cos से cos कट जाएगा, इधर बचेगा 3 थीटा, उधर बचेगा यहाँ पे 60 डिग्री। अब 3 इसमें गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री बटा 3। अब इसे कटा दीजिए, 20 3 60, यानी थीटा का मान कितना निकल गया यहाँ पे 20 डिग्री। यानी जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण था ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो बिहार है उसके किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है। ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है गया, सी ऑप्शन है शिवहर, डी ऑप्शन है यहाँ पे नालंदा। तो यहाँ पे जो पटना है
इसका जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है। और जो पटना जिला है इसमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, यानी सबसे अधिक लोग किस जिले में रहते हैं, पटना के या बिहार के, तो पटना में रहते हैं। और यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय भी सबसे अधिक है। और प्रति व्यक्ति आय बिहार के किस जिले की कम है, तो जब आपको कम बोले तो कम आपको यहाँ पे शिवहर याद रखना है कि जो शिवहर जिला है वहां पे प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, और जो पटना है यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि बिंदु यहाँ पे -3 किस पाद में होगा। यहाँ पे बताना है कि जो बिंदु -3 है ये किस पाद में होगा। तो ये एक बिंदु का निर्देशांक है, तो इसमें एक x का मान होता है, एक क्या होता है y का। पहला होता है x और दूसरा क्या होता है यहाँ पे y। तो ये आपको यहाँ पे समझना होगा। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पे पहला जो चतुर्थांश होता है इसमें x का भी मान प्लस में होता है और y का भी मान क्या होता है, प्लस में होता है। दूसरे में क्या होता है, x का मान माइनस में होता है और y का मान यहाँ पे प्लस में होता है। तीसरे में क्या होता है, x का भी मान माइनस में होता है और y का भी मान माइनस में होता है। और यहाँ पे देखिए चौथे में क्या होता है, x का मान यहाँ पे प्लस में होता है लेकिन y का मान यहाँ पे माइनस में होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों माइनस में दिया है, x का भी मान माइनस में दिया है, y का भी मान माइनस में दिया है। तो ये किस चतुर्थांश में आता है, तो तृतीय चतुर्थांश में आता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है और बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, और इस डायग्राम को आपको यहाँ पे दिमाग में फिट कर लेना है, याद रख लेना है। तो ये किस चतुर्थांश में स्थित है, तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। यहाँ पे बताना है कि वो कौन से प्रक्रम है जिससे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा का यहाँ पे उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन है यहाँ पे पोषण, सी ऑप्शन है उत्सर्जन, डी ऑप्शन यहाँ पे उत्तेजनशीलता। तो यहाँ पे बताना है आपको कि वो कौन सा प्रक्रम है जिससे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो जो श्वसन की क्रिया होता है इससे शरीर में क्या होता है, यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। जो सूचना का अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है। ए ऑप्शन है वैधानिक, बी ऑप्शन है धार्मिक, सी ऑप्शन है गैर कानूनी, डी ऑप्शन है यहाँ पे परंपरागत। तो वैधानिक यानी होता है संवैधानिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सूचना का अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है। तो सूचना का अधिकार यहाँ पे वैधानिक यानी संवैधानिक है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। जो आवेश होता है वो कितने प्रकार के होता है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है यहाँ पे 6। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। अब पूछिएगा आपकी कौन कौन, तो यहाँ पे धन आवेश और एक क्या होता है यहाँ पे ऋण आवेश। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। और कौन कौन, तो एक धन आवेश होता है और एक क्या होता है यहाँ पे ऋण आवेश। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। जो दयानंद सरस्वती है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, किस गांव में हुआ था, आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे रामनगर में, बी ऑप्शन है टंकारा में, सी ऑप्शन है गुर्जर प्रांत में, डी ऑप्शन है यहाँ पे अयोध्या में। तो यहाँ पे देखिए जो स्वामी दयानंद है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात राज्य में हुआ था। और किस गांव में हुआ था, तो टंकारा यहाँ पे गांव में हुआ था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने ही किया था। किसने किया था, तो स्वामी दयानंद ने ही किया था। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न की सरल सेल का आविष्कार किसने किया। यहाँ पे बताना है कि जो सरल सेल होता है उसका आविष्कार किसने किया। ए ऑप्शन है बोल्टा, बी ऑप्शन है एम्पियर, सी ऑप्शन है मैक्सवेल, डी ऑप्शन है यहाँ पे ओम। तो सरल सेल का आविष्कार किसने किया आपको बताना है। तो सरल सेल का आविष्कार किसने किया, बोल्टा ने किया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक यहाँ पे एम्पियर होता है। और एम्पियर को किससे सूचित किया जाता है, ए से सूचित किया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे देखिए जो ओम होता है ये किसका एसआई मात्रक होता है, तो जो प्रतिरोध होता है इसका एसआई मात्रक ओम होता है। और ओम को कैसे सूचित किया जाता है, तो ऐसे सूचित किया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। यहाँ पे बताना है कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। ए ऑप्शन है समरूप, बी ऑप्शन है सर्वांगसम, सी ऑप्शन है समानुपाती, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सभी यहाँ पे समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज एक जैसे देखने में लगते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, ये समरूप होते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त भी आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि देखने में ये कैसे होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। तो यहाँ पे सभी, यहाँ पे अगर पूछे कि सभी वर्ग कैसे होते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा वर्ग ले लीजिए या एक बड़ा वर्ग ले लीजिए, देखने में कैसे लगेगा, एक जैसे लगेगा। तो ये भी यहाँ पे ये दोनों समरूप होंगे, ये भी समरूप होंगे। और यहाँ पे जो समबाहु त्रिभुज होता है वो भी, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, तो उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे देखने में एक ही जैसे लगेगा, या छोटा ले लीजिए या बड़ा लीजिए, देखने में कैसा लगेगा, एक ही जैसा लगेगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे समरूप होगा। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। तो ये सभी भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, सी ऑप्शन है धमनी, डी ऑप्शन है यहाँ पे सीरा। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, तो नेफ्रॉन बोला जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि बैंकिंग किस क्षेत्र में आता है। यहाँ पे बताना है कि जो बैंकिंग है वो किस क्षेत्र में आता है। ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र में, बी ऑप्शन है सेवा क्षेत्र में, सी ऑप्शन है यहाँ पे दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सेवा क्षेत्र यानी यहाँ पे तृतीय क्षेत्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो बैंकिंग है वो किस क्षेत्र में आता है। तो बैंकिंग यहाँ पे सेवा क्षेत्र में आता है, और सेवा क्षेत्र किस में आता है, तो ये तृतीय क्षेत्र में आता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो जो कृषि होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि किसी एपी का दूसरा पद 4 तथा 7वां पद यहाँ पे -11 है, तो सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डी आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पद कितना दिया है, 4 दिया है। तो दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, पता होना चाहिए, ए प्लस यहाँ पे डी। यानी दूसरा पद कितना दिया है, 4 दिया है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे कि 7वां पद यहाँ पे कितना है, -11 है। तो 7वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, एक घटा के लिखा जाता है, a प्लस यहाँ पे लिख देंगे 6d, और ये कितना है यहाँ पे -11 है। तो यहाँ पे लिख देंगे -11, और ये हो गया हम लोगों का समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को हल कर देना है, और यहाँ से क्या निकाल देना है, d का मान निकाल देना है। तो बस यहाँ पे समीकरण 1 में से जब 2 को घटाइएगा, तो जब घटाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ए कट जाएगा, उसके बाद प्लस डी है यहाँ पे, और यहाँ पे -6d है। तो यहाँ पे -6d में से एक डी निकल जाएगा, तो -5d बचेगा। और यहाँ पे देखिए +11 और +4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे +15 हो जाएगा। उसके बाद देखिए -5 इधर गुणा कर रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। यानी -15 बटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 कटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 × 15। यानी डी का मान यहाँ पे कितना निकल जाएगा, -3। जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको यहाँ पे दिया है दूसरा पद 4 है, तो आप दूसरा पद लिख दीजिए और उसका मान लिख दीजिए कितना दिया है, बराबर कितने के है, ये 4 के बराबर है। यानी दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + d, और ये कितने के बराबर है, तो 4 के बराबर है। यानी दूसरा पद 4 है, तो यहाँ पे लिख दिए दूसरा पद यहाँ पे 4 है। उसके बाद बोल रहे हैं कि यहाँ पे 7वां पद 11 है, तो 7वां पद कितने के बराबर है, 11 है। तो यहाँ पे हम 11 लिख दिए। उसके बाद क्या करना है आपको, समीकरण 1 में से 2 को आप क्या करना है, घटा लेना है। जब घटाइएगा तो यहाँ पे -5d बचेगा, और यहाँ पे 15 होगा। यहाँ पे -5 गुणा कर रहा है, तो उधर जाके भाग करेगा, कटाएंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। यहाँ पे बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित किया जाता है, इस पे कौन सा आवेश होता है। ए ऑप्शन है धन आवेश, बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है यहाँ पे दोनों, डी ऑप्शन है यहाँ पे
इनमें से कोई नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, यहाँ पे ऋण आवेश होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, साथ में इसका भी पूछता है कि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो प्रोटॉन पे यहाँ पे धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये चार्जलेस होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तीनों ही प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो प्रोटॉन पे यहाँ पे धन आवेश होता है। और यहाँ पे पूछता है कि न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पे यहाँ पे ऋण आवेश, यहाँ पे कोई भी आवेश नहीं होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें। विवेचक यानी जिसे हम लोग विविधकर भी बोलते हैं। तो ये क्या निकाल देना है, हमें विवेचक निकालना है। तो यहाँ पे विवेचक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, ba² माइनस 4ac। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप विवेचक निकाल पाइएगा, अन्यथा नहीं निकाल पाइएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग क्या कर दीजिए, लिख लीजिए, नहीं याद है तो। यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो x² में गुणा करेगा वो a होगा। तो x² में कुछ भी नहीं कर रहा है, यानी 1 है। यहाँ पे देखिए x में जो गुणा करता है वो b होता है। तो x में गुणा कौन कर रहा है, यहाँ पे x में गुणा कर रहा है -5, यानी b का मान यहाँ पे -5 है। c का मान क्या होता है, जिसमें x नहीं लड़ रहता है वो क्या होता है, c होता है। तो यानी c का मान यहाँ पे 4 है, बस यहाँ पे रख दीजिए। b का मान कितना है, -5 है, तो यहाँ पे रख देंगे -5, और इसका स्क्वायर माइनस है तो -4 है, तो 4। और ये होता है गुणा में। a का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। और c का मान यहाँ पे कितना है, 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। उसके बाद देखिए जब हम -5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब होता है ये 2 बार गुणा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 50 कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, माइनस यहाँ पे देखिए 4 चौका कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। जब 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न की कोयला, यहाँ पे कोयला का कितना प्रकार होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो कोयला होता है उसका कितना प्रकार होता है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है यहाँ पे 4। तो कोयला के कितने प्रकार होते हैं, तो कोयला के यहाँ पे 4 प्रकार होते हैं। और भारत में किस राज्य में सबसे अधिक कोयला होता है, तो जो झारखंड है उसमें कोयला सबसे अधिक होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि मेटरनिक कौन था। जो मेटरनिक था यहाँ पे आपको बताना है कि मेटरनिक कौन था। ए ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी ऑप्शन है प्रसा का चांसलर, सी ऑप्शन है फ्रांस का सम्राट, डी ऑप्शन है यहाँ पे रूस का जार। तो यहाँ पे बताइए कि मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक कौन था, यहाँ पे ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये देखिए, ये है हिंदी से। यहाँ पे रोन नदी कहाँ स्थित है। जो रोन नदी है वो कहाँ स्थित है, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे फ्रांस में, बी ऑप्शन है रूस में, सी ऑप्शन है जर्मनी में, डी ऑप्शन है यहाँ पे अमेरिका में। तो यहाँ पे बताना है कि रोन नदी जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो रोन नदी यहाँ पे फ्रांस में स्थित है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो फ्रांस का एफिल टावर है ये भी कहाँ है, तो ये भी फ्रांस में ही स्थित है। और अविन्यो जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है, तो ये रोन नदी के ही किनारे बसा है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है, यानी जिससे धारा प्रवाहित नहीं होता है जिस पदार्थ से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे पता करना है आपको कि निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है यहाँ पे कागज। तो कौन सा इसमें से विद्युत रोधी पदार्थ है, यानी किससे करंट यानी धारा प्रवाहित नहीं होगा, तो जो कागज है इससे यहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लोहा से यहाँ पे प्रवाहित होता है, सोना से भी धारा प्रवाहित होता है। ये ग्रेफाइट है जो अधातु है, ये अधातु होते हुए भी ये क्या करता है, विद्युत का सुचालक है। जो अधातु होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अपवाद है यानी उल्टा है, जो यहाँ पे अधातु होते हुए भी यहाँ पे विद्युत का क्या है, ये सुचालक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये भी प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न की अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बताना है कि जो अर्थव्यवस्था होता है वो कितने प्रकार का होता है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है यहाँ पे 5। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होता है यहाँ पे आपको बताना है। तो अर्थव्यवस्था यहाँ पे कितने प्रकार के होता है, यहाँ पे 3 प्रकार के होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है यहाँ पे साम्यवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो किस देश में है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पे भारत में है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है और ये संस्कृत का है कि लाज शत्रुज क्या है। यहाँ पे बताना है कि यहाँ लाज शत्रुज क्या है। ये हिंदी का प्रश्न है। ए ऑप्शन है नगर, बी ऑप्शन है गांव, सी ऑप्शन है ईसाई मठ, डी ऑप्शन है यहाँ पे महाविद्यालय। तो यहाँ पे बताना है कि लाज शत्रुज क्या है। ये हिंदी का प्रश्न है। तो यहाँ पे लाज शत्रुज क्या है, एक ईसाई मठ है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न की हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। यहाँ पे बताना है कि जो हरित क्रांति है इसका सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है किस फसल पे पड़ा। ए ऑप्शन है धान पे, बी ऑप्शन है गेहूं पे, सी ऑप्शन है मक्का पे, डी ऑप्शन है यहाँ पे बाजरा पे। तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा था, तो गेहूं पे पड़ा था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है और ये काफी ही महत्वपूर्ण है और ये 20 बार से ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। इसमें से आपको बताना है कि किसे पिछड़ा राज्य बोलते हैं। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है यहाँ पे दिल्ली। तो निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बिहार है वो क्या है, यहाँ पे पिछड़ा राज्य है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे था। जो चिपको आंदोलन हुआ था उसका संबंध किससे था, आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे शराबखोरी से, बी ऑप्शन है पर्यावरण से, सी ऑप्शन है महंगाई से, डी ऑप्शन है यहाँ पे लोकतंत्र से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे था। तो चिपको आंदोलन का संबंध यहाँ पे पर्यावरण से था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख चुके हैं। अगर आप लेट जुड़े हैं तो फिर से इस वीडियो को आप लोग शुरू से करके देख लीजिए। और यहाँ पे आप 30 प्रश्न देख चुके हैं, इसमें से जितना भी आपका सही हो वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, ईमानदारी पूर्वक यहाँ पे बता दीजिएगा। अगर आपका यहाँ पे 20 प्रश्न सही हो रहा है तो आपको अभी बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए प्लीज, क्योंकि परीक्षा में अब बहुत ही कम समय बचा है। इसीलिए आप लोगों के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज लाया गया है ताकि आप अपनी तैयारी को यहाँ पे जांच सके। अगर आपकी तैयारी में कुछ कमी है तो आप क्या करें, उसे अभी टाइम है उसे आप लोग पूरा कर लें। और जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है उनको बस क्या करना है, अब रिवीजन करना है, तो वो लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो ये था 30 प्रश्न। तो आप लोग जरूर कमेंट में जवाब दीजिएगा, आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है। इसमें से बताना है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन है यहाँ पे पाकिस्तान। तो जो भी ऑप्शन इसमें से आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा। आपके कॉमेंट का यहाँ पे हमें इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अपने भाई बहनों के पास जो 10वीं की तैयारी करते हैं उनके पास भी ये वीडियो और व्हाट्सएप ग्रुप जो कोचिंग का होता है उसमें भी आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों से भी बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में यहाँ पे 12 बजे सब्जेक्टिव वाले क्लास में। बाय।